स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन इससे दलित और ओबीसी समुदाय के नेताओं का विरोध है। मैं विशेष अवसर के सिद्धांत को ही आरक्षण का सिद्धांत मानता हूँ। विशेष अवसर के सिद्धांत के प्रणेता राम मनोहर लोहिया थे और ये एक नायाब सिद्धांत था। उसकी वजह ये थी कि भारतवर्ष में शोषण की व्यवस्था में एक नायाब बात थी। नौकरियों का एक हिस्सा दे देना दलित वंचित समुदाय जो कि पूर्णतः उपेक्षित था अवसरों के मामले में, उसके साथ न्याय नहीं था। अब प्रश्न उठता है कि एम्पावर्ड होने में हर इलाके की एक कोई जाति या दो कोई दलित जाति एम्पावर्ड हो रही है। और सुमन हैं जीतन राम मांझी के पुत्र, उन्होंने भी इस रिजर्वेशन के इसका सीधा विरोध न करके ये कहा कि दलित जातियों के रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाया जाए। जिनका वर्चस्व था वो अपना खेमा बनाए हुए थे। अब जो वर्चस्व को चैलेंज करके जो उभरी हैं जातियाँ, उन्होंने भी खेमा का निर्माण किया है। यही नहीं बल्कि रिजर्वेशन की मांग जो है वह जाति जनसंख्या के आधार पर होती है। रेल तक रोके जाते हैं। ये जो महिला और पुरुष जो ऊंचे स्थानों पर गए हैं, अगर वो लोग इसमें समर्थ हैं तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के आधार पर आने वाले दिनों में आयोगों का निर्माण करेंगे, जातीय विवेकीकरण के लिए तैयारी करेंगे और रिजर्वेशन के मकसद को पूरा हासिल करने की कोशिश करेंगे। हर तरह के संवर्ग में लोग दिख रहे हैं और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हर जगह लड़कियों महिलाओं की संख्या पर्याप्त रूप से है। नमस्कार, विमर्श न्यूज़ के मंच से मुझे ये जो मौका मिला है कि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधी फैसले पर अपनी बात रखूं, तो यह थोड़ा प्रीमैच्योर है। उसकी वजह यह है कि पूरे फैसले को पढ़ा जाना चाहिए, इस वजह से कि इसमें एक नेशन बिल्डिंग की धारणा व्यक्त होती है इस फैसले से और कानून को इंटरप्रेट किया गया है इसी दृष्टिकोण से। इसलिए ये स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन इससे दलित और ओबीसी समुदाय के नेताओं का विरोध है। अब इस विरोध को समझने की आवश्यकता है, इसी के लिए मैं आपके सामने हूँ। मैं विशेष अवसर के सिद्धांत को ही आरक्षण का सिद्धांत मानता हूँ। विशेष अवसर के सिद्धांत के प्रणेता राम मनोहर लोहिया थे और ये एक नायाब सिद्धांत था। उसकी वजह ये थी कि भारतवर्ष में शोषण की व्यवस्था में एक नायाब बात थी। जाति की वजह से और पुनर्जन्म के साथ मनुष्य के विश्वास की धारणा की वजह से दलित और पिछड़ी जातियां इस जन्म में शोषण को मनोवैज्ञानिक स्तर पर स्वीकार करके आचरण करती थी, इसलिए कि उनके मन में था कि अगली योनि परिवर्तन करना है। तो इस तरह शोषितों में ही शोषण की व्यवस्था के पक्ष में एक वातावरण बना हुआ था। तो उस स्थिति में विशेष अवसर के सिद्धांत के बारे में एक हम लोग विचार कर रहे हैं। विशेष अवसर के सिद्धांत ने ऐसा नहीं किया कि जो दलित हैं वंचित हैं उनको नौकरियां दे दी जाएं। नौकरियों का एक हिस्सा दे देना दलित वंचित समुदाय जो कि पूर्णतः उपेक्षित था अवसरों के मामले में, उसके साथ न्याय नहीं था। और अवसर भी बहुत ज़्यादा, खासतौर पर सरकारी नौकरियों में अवसर, शिक्षण संस्थानों में अवसर, वह भी घटते चले गए हैं। तो रिजर्वेशन का सिद्धांत कहीं से भी रोजगार की समस्या का समाधान नहीं था। विशेष अवसर का सिद्धांत केवल एक ही बात कहता था कि जो विशेषाधिकार प्राप्त जातियां हैं, हिस्टोरिकली इतिहास से चली आ रही सवर्ण जातियां या अन्य विशेषाधिकार प्राप्त जातियां, तो उनके विशेषाधिकार को न्यूट्रलाइज करने के लिए यह एक विशेष अवसर का सिद्धांत था। विशेषाधिकार के खिलाफ विशेष अवसर, यही विशेष अवसर का सिद्धांत है। अंग्रेजी में से जब कोटा कहा जाता था तो हम लोगों को आपत्ति होती थी और अभी भी आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन अब रिजर्वेशन की दावेदारी में दावा करने वाले लोग अपने जाति की संख्या को आधार बनाते हैं और उससे ऐसा लगता है कि कोटा शब्द जो है विशेष अवसर के सिद्धांत को रिप्लेस कर दे रहा है। तो यह गलत है, इसलिए कि आप नौकरियों के पर्याप्त अवसर हों तब भी कोटा की ज़रूरत नहीं है, प्रमोशन में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, उच्च पदों में ज़रूरत पड़ सकती है, और नौकरियां कम हैं तब भी कोटा से सबको समाधान नहीं हो रहा है। यह
केवल इतना है कि सरकारी नौकरी प्राप्त लोग समाज के नियामक होते हैं, तो नियामक वर्गों में केवल सवर्ण जाएं तो जो पूरा प्रशासन है और पुलिस तंत्र है एक तरफा शोषण की व्यवस्था के पक्ष में काम करेगा। तो विशेष अवसर के सिद्धांत की वजह से भी अन्य बातों के अलावा, चूँकि जाति के खिलाफ संघर्ष जो है वो मेरी समझ से जो समझ पाते हैं वो विवेकानंद के समय से चल रहा है। जब शिकागो में वो वेदांत बोल रहे थे और भारतवर्ष में आकर के भूख, गरीबी, अस्पृश्यता, जाति प्रथा इसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो जाति प्रथा के खिलाफ अनेक संघर्ष हैं, अनेक मूवमेंट हुए हैं, धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं, उन सबको हम जानते हैं। यहाँ उसका प्रसंग नहीं है। प्रसंग केवल अभी यह है कि दलित जातियाँ रिजर्वेशन के लाभ को लेकर के एम्पावर्ड हुई हैं कि नहीं। ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं एम्पावर्ड हुई हैं, एम्पावर्ड हुई हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि एम्पावर्ड होने में हर इलाके की एक कोई जाति या दो कोई दलित जाति एम्पावर्ड हो रही है और वह जाति भी संस्कृताइज्ड हो रही है, उसको एसिमिलेट किया जा रहा है। तो एसिमिलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि दलित और पिछड़ी जातियाँ विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत आगे अब बढ़ पा रही हैं कि नहीं। तो इसमें जैसा कि पिछड़ी जातियों में महसूस किया गया था, कर्पूरी ठाकुर ने महसूस किया था 1977 में, वो जब शासन में आए तो उन्होंने ओबीसी के अंदर एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 का विभाजन किया। एनेक्सर 1 में ओबीसी जातियां अन्य पिछड़ी जातियों के बीच से जो ज़्यादा कमज़ोर जातियां थीं, 3-4 जातियों के अलावे, उनको एनेक्सर 1 में रखा। इसका मतलब उस नौकरियों का जो लाभ है उससे पिछड़ी जातियों की जो जातियां वंचित रह जाती थीं उनको शामिल किया। बिहार में एक बात और हम लोगों ने देखा कि बिहार में नीतीश कुमार ने महादलित का एक कॉन्सेप्ट बनाया। महादलित का एक कॉन्सेप्ट बनाया तो महादलित का कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉलिटिकल था, वेल डिजाइन नहीं था, सामाजिक सर्वेक्षण पर आधारित नहीं था, लेकिन वह महादलित का एक कॉन्सेप्ट था बिहार में, ठीक है। तो अब कोई कहे कि महादलित के लिए आप अलग से प्रोग्राम बना रहे हैं, उनके लिए रिजर्वेशन के अंदर ज़्यादा रिजर्वेशन का कोटा बना दिया जाए, तो महादलित का कॉन्सेप्ट जिस कारण से बना उससे ये बात जायज़ प्रतीत होगा। यानी कि बिहार में केवल 1 या 2 जाति दलितों में से पासवान जाति आगे नहीं बढ़ेगी, भूइयाँ भी आगे बढ़ेंगे। महादलित के कॉन्सेप्ट से भूइयाँ जाति भी आगे बढ़ी और उन जीतन राम मांझी चीफ मिनिस्टर हुए, उनके बेटा अब फिर वंश परंपरा से आकर के यहाँ एक मिनिस्टर हैं डिपार्टमेंट के, वह भी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। और SC/ST वेलफेयर का काम उस डिपार्टमेंट से बहुत कम हो रहा है, लेकिन वो हैं, इस वजह से एम्पावर्ड हुए। तो वो जो सुमन हैं जीतन राम मांझी के पुत्र, उन्होंने भी इस रिजर्वेशन के इसका सीधा विरोध न करके ये कहा कि दलित जातियों के रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाया जाए। बढ़ाए जाने की तो बात आपको बिहार सरकार के द्वारा जाति जनगणना के बाद जो कानून बना करके दिया गया है उसमें भी है, और उस कानून को एनेक्सर 9 शेड्यूल में शामिल करने का मांग था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने उस पर से एक उसका विवेकीकरण किया और कहा कि ये ठीक नहीं है, रिजर्वेशन बढ़ाने का कानून के प्रावधान के हिसाब से अनुचित है। तो अभी रोक लगा हुआ है और चल रही है बात, सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। अब ये दलित और पिछड़ी जातियों के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, अगर वो होता तो जाति मैंने अन्य जातियों का भी कोटा बढ़ता, दलितों का भी कोटा बढ़ता, ठीक है। तो वो रिजर्वेशन 50% से 60% हो गया था और 60% से 75% हो जाता। 60% के होने का भी औचित्य नहीं था क्योंकि वो सवर्ण आरक्षण था, तो ये हो जाता। अब मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, अपनी बातों को कंक्लूड करूंगा। देखिए, ये जो तर्क आया है 3 लोगों के द्वारा, एक तो नए MP बनी है, एकदम अभी वो विद्यार्थी थी, तो शांभवी चौधरी ने पहले ही दिन कहा कि छुआछूत पर आधारित है, तो हम बड़े लोग भी जिनको कहा जाता है वह भी दलित हैं तो छुआछूत के शिकार हैं। होगा सूक्ष्म छुआछूत उनके साथ होता होगा, कुछ वृद्ध महिलाएं छुआछूत करती होंगी, लेकिन वो वाली बात नहीं है कि जगजीवन राम जब टॉप पर थे तो उनके घर में 2 किचन चलता था, अब वो वाली बात नहीं है। और वो सवर्ण जो स्त्री पुरुष आते थे उन लोगों को कहते थे कि आपका खाना जो है वो ब्राह्मण वाले किचन से आ रहा है, और दूसरा जो है अछूत किचन था, अछूत लोग भी उसमें खाते थे।
तो जगजीवन राम को भी सवर्णों के लिए एक अलग किचन चलाना पड़ता था। अब बोली बात नहीं। अब रामविलास पासवान के ज़माना तक आते आते देश भर में जो दलितों का अपसर छुआ है, अब ये जो लोग हैं या इनके पुत्र हैं छुआछूत के शिकार नहीं हैं, डिस्पाइट दैट, बावजूद इसके कि अभी चुनाव कैंपेन के दरमियान जमुई में ही संभवतः तेजस्वी प्रसाद यादव की सभा में मंच के नीचे से किसी व्यक्ति ने चिराग पासवान के माँ बहन की गाली दी। तो ये इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये तो एक ऐसा कल्चर है जिसके शिकार किसी भी जाति के नेता हैं, वो कोई अछूत जाति के होने की वजह से उनके प्रति वो बर्ताव था, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी मसला वो नहीं है। मसला ये है कि जाति के रिजर्वेशन से अगर जातियां एम्पावर्ड हुई हैं तो अब उनका भी एजेंडा है कि पूर्ण रोजगार। इसी तरह से मंडल कमीशन में भी आरक्षण के पक्ष में वो कमीशन बना, प्रस्तावना है, लेकिन आर्थिक पक्ष पर वो पूर्ण रोजगार की बात करता है, रोजगार के अधिकार की बात करता है, यानी कि काम के अधिकार की बात करता है। ठीक है, कानूनी प्रावधान करने की बात होता है, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करता है, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य सबके लिए ये मंडल कमीशन करता है। तो रिजर्वेशन पर जो भी एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर आज जो बात होगा, वह रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करेगा कि अपने लक्ष्य को वो पूरी तरह से हासिल क्यों नहीं कर पा रहा है, और क्यों हर 10 साल पर दलित रिजर्वेशन को 10-10 साल के लिए बढ़ाना पड़ रहा है। क्या कमी है, किस कारण से, कहाँ नेशन बिल्डिंग के लोगों ने जो खुद रिजर्वेशन को एक पॉलिसी के रूप में लाया। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि अंबेडकर की वजह से यह रिजर्वेशन पॉलिसी आया। अंबेडकर उन्हीं बातों के ड्राफ्ट पर्सन थे जिस पर एक नेशनल कॉन्सेंसस था, जिस पर गांधी में कॉन्सेंसस था, पटेल मानते थे, जिसको नेहरू मानते थे, जो बात थी। इसके साथ साथ राम मनोहर लोहिया जिसके प्रोटोगनिस्ट थे, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, इन सब लोगों के योगदान से एक रिजर्वेशन की पॉलिसी संविधान के ड्राफ्ट में आई, दलित और पिछड़ों के लिए, और बाद में ओबीसी के लिए ये कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए कह रहा हूँ कि इस समय अगर दो बात कि जो दलित और पिछड़ी में जो लोग बहुत धनवान हो गए, रामविलास पासवान के परिवार को ही लें, तो जो क्रीमी लेयर एक निर्माण करना होगा, पिछड़ी जातियों के लिए भी क्रीमी लेयर की बात कोर्ट के ही हस्तक्षेप की वजह से शामिल किया गया था। उसके लिए आयोग बनाया था, आयोग ने लगभग फ्रॉड किया था। क्रीमी लेयर की जो आर्थिक सीमा है इतना अधिक रखा था कि उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो रिजर्वेशन जिनको नहीं मिलना चाहिए और जिनकी जगह पर उसी जाति के जो उभर रहे लोगों को मिलना चाहिए, तो ज़्यादातर लोग उससे बच जा रहे थे, ज़्यादातर लोग बच जा रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सवाल एक समय डायलेमा के रूप में खड़ा हुआ था, वही सवाल यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद खड़ा होगा, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जब डिफाइन करना पड़ेगा तो उसके पहले जाति के स्टेटस की गणना करनी होगी, उस पर एक सर्वे करना होगा, रिजर्वेशन का विवेकीकरण करना होगा। रिजर्वेशन एक ऑफेंसिव मांग हो, उसकी जगह पर रिजर्वेशन के समर्थकों का काम है कि रैशनलाइजेशन ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी, इसकी बात करें। यह बात समझना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि खेमे में बटी हुई राजनीति है, और ये आज नहीं है, पहले भी थी। जिनका वर्चस्व था वो अपना खेमा बनाए हुए थे। अब जो वर्चस्व को चैलेंज करके जो उभरी हैं जातियाँ, उन्होंने भी खेमा का निर्माण किया है। यही नहीं बल्कि रिजर्वेशन की मांग जो है वह जाति जनसंख्या के आधार पर होती है। रेल तक रोके जाते हैं और वो कई इलाके